सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे एलएसी पर भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प की। इस झड़प में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। कल रात भारत चीन के बीच ये झड़प हुई थी। लगातार सीमा पर तनाव बरकरार है। बावजूद इसके कि ये कहा जा रहा है कि सैन्य अफसर इस तनाव को कम करने की कोशिश में लगातार बातचीत के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इन सब के बीच भारत और चीन के बीच झड़प और इसमें एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। कल रात भारत और चीन के जवानों के बीच ये झड़प हुई थी। बहुत शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं। और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच। लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। बट Whatever it is, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए। और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान, इनको आपने शहीद करवाया है। तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा। एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। और एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद हलचल तेज हो गई है। रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक, इस झड़प के बाद अहम बैठक में सीडीएस बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैठकों के सिलसिले में चीन के साथ झड़प के बाद एक अहम बैठक चल रही है और हलचल तेज हो गई है। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक, इसमें सीडीएस भी शामिल है। चीन के साथ झड़प के बाद ये अहम बैठक हो रही है। सीडीएस बिपिन रावत वो भी इसमें शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर वो भी इस बैठक में शामिल हैं। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक, और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, गलवान का ये पूरा मामला है, भारत चीन सीमा विवाद। और चीन के साथ इस हिंसक झड़प के बाद आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है रक्षा विशेषज्ञ शशांक ने। ये है कि दोनों तरफ की सेनाओं को अभी तक यही ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि अपना जो स्थान आपने जहाँ पर तैनात है वहां से पीछे नहीं हटना है पूरे तरीके से। तो जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स हुए भी हैं थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट के लिए, वो पूरे तरीके से जो है उसको वो अभी फुलफिल नहीं करा गया है। तो मेरे ख्याल से फिर से डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करनी होगी और डिफरेंट लेवल्स पे। ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे हम बात करें, अलग अलग लेवल पे बात करके ये देखना होगा कि हम लोगों ने जो निर्णय कर रखा है कि दोनों देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे और आपसी बातचीत के जरिए इस हल को निकालेंगे। और जो पीस रही है, शांति रही है, वो शांति रहनी चाहिए हमारी सीमाओं पर, क्योंकि ये
हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सॉवरेनिटी का मसला आ जाता है, जो कि बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है भारत और चीन जैसे दो देशों के बीच में। अगर वहाँ सेना को जो हम लोगों ने अगर ऑर्डर्स दिए हैं या चीन ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो सेना तो उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसके लिए उसको सेना को डायरेक्टली ब्लेम करना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है। जरूरी ये है कि हम लोग जो है इसको पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे लेकर इसको हल करने का प्रयास करें। लेकिन शशांक जी देखिए, आपको नहीं लगता पिछले कई सालों बाद ऐसी घटना हुई है जब हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए हैं इस इलाके में, क्या अब ये मामला बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है ये मामला? क्योंकि बातचीत तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही है लगातार। नहीं देखिए, अगर कोशिश खाली होती है जिसमें एक साइड कोशिश कर रही है दूसरी साइड नहीं कर रही है, तो बात नहीं बन पाती है। तो दोनों साइड्स को कोशिश करनी होती है, दोनों साइड्स को ये बात मान के चलनी होती है कि बिना आपसी बातचीत के कोई हल ऐसा नहीं निकलने वाला है जिसमें उनको एडवांटेजेस पोजीशन मिल जाएगी। अगर थोड़ा एडवांटेज टेंटेटिवली मिल भी गया, लेकिन बाकी उनको और बहुत हो सकता है, लॉस ऑफ फेस हो सकता है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज हो सकता है, और बाकी और देशों के साथ में उनके जो रिश्ते जो हैं वो और कड़वे हो सकते हैं। तो हमारे ख्याल से जो भारत के साथ में चीन के कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसमें चीन को बहुत हित होता है। चीन का मतलब समझ लीजिए आप, जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा तो चीन के पास हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस है, हमारे उनके फेवर में है। तो मतलब ये है कि चीन को वहां से इतना फायदा मिलता है कि जो बिल्कुल हमारे भारत का जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा उनको पैसा मिल जाता है। तो देखा तो चीन के भी हित में है कि भारत के साथ में रिश्ते ठीक से बनाकर रखें, और ये लॉन्ग टर्म उसके एशिया। लेकिन सर चीन तो ये सोच ही नहीं रहा है इस बात को, क्या किसी तरह का और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव? क्योंकि चीन तो भारत की तमाम कोशिशों को नागवार कर रहा है, मान नहीं रहा है। नहीं है, मेरे ख्याल से कोशिश जारी रखनी है। साथ ही साथ जो है हम अपनी सेनाओं को ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं यूनिलैटरली विड्रॉ करने के, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्री वगैरह पूरे तरीके से हुआ नहीं है। खाली एक लाइन किसी समय खींच दी गई थी, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें मार्जिनल चेंजेस हो सकती हैं और हुई भी हैं। उसका फायदा कभी चीन ने उठाया है, कभी कभी टेंटेटिवली हमारे लोग भी उधर की तरफ चले गए हैं जो हम एरिया क्लेम करते हैं और चीन वाले डिस्प्यूट करते हैं। तो हमारे को ये मान के चलना है कि फाइनल सोल्यूशन जो हम दोनों को ही मिलकर निकालना है एशिया में और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए। और इस बीच में जो है हमें अपने सेनाओं को ये कम से कम कहना होगा कि भाई जितना भी पीसफुल तरीके से अपने पोजीशंस को अपना वो रखें, वो कोशिश करी जाए। बाकी तो जो भी है सेनाओं को ऑर्डर से मिलते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। The Chinese who intruded into our territory, we made it very clear to the Chinese there will be no compromise as far as national pride is concerned, national sovereignty or territorial integrity. The Chinese had come with a intention of staying put, and India has made it very, very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to butter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. रक्षा विशेषज्ञ जो रक्षा मामलों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको आपने सुना कुछ देर पहले इस घटनाक्रम के ठीक बाद जब हमने इनसे चर्चा की तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। और कल रात का ये पूरा मामला है। लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की स्थिति बनी हो चाइना के साथ, तकरीबन 40 साल बाद ऐसी स्थिति बनी कि एक अफसर और 2 जवान हमारे शहीद हुए हों। तो रक्षा विशेषज्ञ शशांक को आपने सुना। इधर रक्षा विशेषज्ञ एस बहल ने इसे चीन की सोची समझी साजिश करार दिया। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। चीनी सैनिकों को एक तो हमारी टेरिटरी के अंदर बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए था, और खासकर गलवान वैली में तो काफी किलोमीटर अंदर आने के बाद अभी कुछ किलोमीटर वो वापस 1.5 किलोमीटर थोड़ा पीछे हटे थे, तो ऐसे लग रहा था कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। लेकिन यहाँ पे और हमारे कमांडर्स जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग भी चल रही थी, जबकि जीओसी की भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ब्रिगेड लेवल की भी मीटिंग हुई। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि चीनी सिपाही हमारे साथ ऐसी हाथापाई करेंगे जिसमें हमारे 2
ऑफिसर्स और जवान शहीद हो जाएंगे। तो ये इसका एक ही है कि हमें बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट चीन को करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से कोई भी एस्केलेशन अभी नहीं करना चाहिए। हमें कामली अपना डिप्लोमेटिकली इसको आगे लेके जाना है, लेकिन साथ ही में चीन को ये ना लगे कि हम डर गए हैं, तो हमारी सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है उसे मजबूत रखनी है। जो ये सिचुएशन है कोविड की, इसके अंदर चीन चारों तरफ से प्रेशर के अंदर है। दूसरी बात है, जो भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से ट्रंप ने भी कहा है कि हम भारत को जो रिच नेशंस के ग्रुप है G7 में भी लाने की कोशिश करेंगे, तो और क्वाड्रिलेटरल की मूवमेंट आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है। इन सब चीजों को अगर हम मध्य में रखें तो ये बहुत क्लियर चीन को हो गया है कि भारत जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन में जब कोविड है और जहां पे उसने साउथ चाइना सी में भी वियतनाम की बोट को डुबो दिया था और अब आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है और अग्रेसिव पेट्रोलिंग और नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है वो साउथ चाइना सी के अंदर। तो यस बहल को भी आपने सुना किस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको जिक्र किया तकरीबन 40 साल बाद इस तरीके की स्थितियां बनी हैं कि जवान की शहादत हुई है। इससे पहले भी तनातनी की खबरें, तनाव की खबरें, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस पर आती रही हैं, इस तरह की खबरें आती रही हैं। एक बार खुद जो हमारी रक्षा मंत्री थी वो वहां पर गई, चीनी सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की थी, स्थितियां इस तरीके की थी, और अचानक से दबाव या तनाव के चलते ऐसा क्या हुआ कि जो चीनी और भारतीय सैनिक हैं उनमें झड़प के हालात बने। ये जो एक तरफ आप पॉइंट्स देख रहे हैं वो ये विवाद के पॉइंट्स हैं। भारत के इलाके हैं और भारत पहले भी वहां पे मिलिट्री पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं चीन की वो बर्दाश्त नहीं होंगी। और ये अहम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को भी दे दी गई है। झड़प की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें ये जानकारी दी है। ये बेहद महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। चाइना की तरफ से इस तरीके की कोई अगर हरकत की जा रही है, ये तमाम जानकारी, इस झड़प की जानकारी, एक अफसर, 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को भी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद उन्हें इस बात की जानकारी दी है। इस तरीके का घटनाक्रम चीन के साथ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पर हुआ है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपका स्वागत है। बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। 300 समर्थकों के साथ वो पहुंचे हुए हैं और बीजेपी ऑफिस में CM शिवराज सिंह ने समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवा दी है। बदनावर के पूर्व विधायक हैं राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव ये उनका पूरा नाम है। और शिवराज जब बदनावर पहुंचेंगे तो और लोग जुड़ेंगे। करीब 4 से 5 हज़ार लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब इलाके की जनता ही देगी कांग्रेस को जवाब। राजवर्धन सिंह दत्ती काफ़ी मुखरता से इन्होंने अपनी बात रखी थी। जब बेंगलोर के रिसोर्ट में ये सभी विधायक कांग्रेस की नज़र में बंधक बनाए गए थे और अपनी नज़र में ये आत्म हृदय परिवर्तन के लिए वहाँ पर गए हुए थे, उस दौरान हमारे करीब 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अगले चरण में मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, संजय जी जब आएंगे क्षेत्र में तो उस वक्त तकरीबन 4-5 हज़ार कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सब मिलकर काम करेंगे। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना ने वो पूरा घटनाक्रम कवर किया है। तो रंजना, अभी कुछ सैकड़ा कार्यकर्ता, लेकिन जब बदनावर पहुंचेंगे CM शिवराज तो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो भाजपाई हो जाएंगे। और क्या कुछ कहा जो दिलचस्प आपको लगता है उपचुनाव के लिहाज से?
जी ललित, बिल्कुल। अभी तो जिस तरह से आप खुद ही देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिंधिया खेमे के जो समर्थक मंत्री हैं और जो पूर्व विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में आ रहे हैं और कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करें, यानी सदस्यता अभियान उपचुनाव से पहले लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से जो बदनावर के पूर्व विधायक हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्होंने पहले सदस्यता ले ली है भाजपा की, लेकिन आज उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 5 हजार कार्यकर्ता भी ज्वाइन करेंगे जब सीएम बदनावर जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि उपचुनाव में वो जरूर जीतेंगे जब उन्हें टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्तीफा है उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि प्रदेश जो उनके क्षेत्र की जनता है उन्होंने दिया है। उनके ही साथ के कारण ये जो इस्तीफा है हुआ है। और ये सिर्फ तब नहीं था, बल्कि बहुत पहले है, जबकि वो कांग्रेस से क्षेत्र का विकास न होने के चलते इस्तीफा दे चुके थे। और उनको पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और क्षेत्र का विकास उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए किसी की आस्था महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की जनता की आस्था महत्वपूर्ण है, क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक सवाल यही है कि जिस तरह से मंत्री पद ना मिलने की वजह से वो खफा थे और बाद में ये कहा गया था कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, यही वजह है कि उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ा, बल्कि लंबा साथ उनका था, इसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक और बात ललित, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ किसी भी तरह की कोई दल बदल की छवि नहीं है, क्योंकि दल बदल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब क्षेत्र की जनता ने कहा है पार्टी छोड़ने के लिए तो जरूर क्षेत्र की जनता मेरे साथ रहेगी। लेकिन अब ऐसे में देखना यही होगा कि उपचुनाव में क्या वाकई क्षेत्र की जनता राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का साथ देती है, वाकई वो जीतते हैं अगर उनको टिकट मिलता है, या फिर कुछ और तस्वीर वहां से देखने को मिलेगी। जी रंजना, सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कोई खास चेहरे जो नजर आए, और जो दत्ती गांव हैं या राजवर्धन हैं, तो अब सारे सिद्धांत भी उनके बदल गए होंगे, पंडित दीनदयाल की प्रतिमा भी उन्हें नजर आई होगी, हो सकता है माल्यार्पण भी कर ही दिया हो, ऐसी कुछ दिलचस्प तस्वीर रंजना? फिलहाल तो नहीं मिली देखने के लिए ललित, क्योंकि ये जो उनका जो सदस्यता था वो पहले हो चुकी है, पहले ये शायद तस्वीरें सामने आई हों। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी बदलती है, पार्टी बदलने के साथ ही जो सिद्धांत हैं वो भी बदल जाते हैं, जिस तरह से बयानबाजी है वो भी बदल जाती है, और जिस तरह से जो सिद्धांतों की बात कही जाती है वो भी लालसा के लिए दरकिनार होते चले जाते हैं। और वो इस वक्त इस साल जरूर साल 2020 में देखने को मिले, जहाँ पर जो मंत्री पद या फिर अपनी उपेक्षा के चलते कई ऐसे सिद्धांत थे जिनको ताक पर रखे गए, और जो बरसों पुरानी पार्टी है उनको छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन भी थाम लिया गया। हालांकि यहाँ पर वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि वो किसी भी तरह से उन्होंने जनता के साथ धोखा नहीं किया है। और आज तो फिलहाल जो सदस्यता है 300 कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, उनके विधायक की उपेक्षा हो रही थी, और यही वजह है कि अब वो भी अपने विधायक के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आगे यही देखना होगा कि बाकी वो भाजपा में आ चुके हैं तो कितना उनको सम्मान दिया जाता है, और कितना उनको जिस तरह की वो हक की बात करें उतना हक वाकई दरअसल दोनों में विचारधारा और मानसिकता का ही फर्क है दोनों पार्टियों में। बहरहाल ये लंबी बातें हैं, उपचुनाव तक चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब भिंड का रुख करेंगे। भिंड में हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे में बाल बचा है बाइक सवार। लहार थाना इलाके के भिंड रोड की ये घटना है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सीसीटीवी में ये तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे की तस्वीरें। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। लहार थाना इलाका लगता है, भिंड रोड की यह घटना है। भिंड में हादसे की ये तस्वीरें हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया और पास ही लगे सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। किस तरीके से रफ्तार इतनी जानलेवा होती है उसकी वानगी। एक बेकाबू ट्रैक्टर जिसने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर एक बुजुर्ग सवार था जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि उनकी जान बच गई, ये सबसे अच्छी बात रही। लहार थाना इलाके के भिंड रोड की पूरी घटना है जो सीसीटीवी में कैद हुई है। इधर धमतरी के केरेगांव फॉरेस्ट रेंज में एक हाथी के बच्चे की दलदल में फंसने से मौत हो गई। खबर मिलते ही वन विभाग और पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस हाथी को दलदल से निकालकर पहले उसका पोस्टमार्टम किया गया और फिर उसे जंगल में ही जो भी अंतिम संस्कार होते हैं वो किए गए।
21 हाथियों का यह दल है, तकरीबन 10 दिनों से धमतरी में डेरा डाले हुए है। इसी झुंड में ये बच्चा भी शामिल था जिसकी मौत हुई। एक शिशु नर हाथी की मौत हो गई है। ये इलाका जहाँ पर हम खड़े, मैं आपको दिखा दूं, ये जिस हाथी के बच्चे की मौत हुई ये सामने दिखा हुआ है और इसके बाजू में ही एक दलदल, छोटा दलदल है, इसमें फंसकर इस बच्चे की मौत हो गई। रात में ये बच्चा फंसा हुआ था। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तब वन विभाग को और पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद से पूरा वन अमला और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस हाथी के बच्चे को, जो करीब 2.5 साल की उम्र का है बता रहे हैं, और वज़न जो है कई क्विंटल इसका अनुमान बताया जा रहा है, इसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया और रखा गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। लेकिन मैं आपको इलाके को बता दूं कि ये पूरा इलाका गंगरेल का तट है, गंगरेल बांध का एक छोर है और ये उरपुट्टी मोंगरी गांव का इलाका है। इधर आप देखें तो एक जंगल है और इसी जंगल के आसपास जो हाथी है वो अपना 21 हाथियों का दल जो आया हुआ था करीब 10-12 दिन पहले, उसने डेरा डाला हुआ है। अनुमान ये है कि ये हाथी का दल पानी पीने के लिए इधर बांध में उतरा होगा और जब वापसी के समय ये बच्चा जो है इस दलदल में फंस गया, फिर नहीं निकल पाया। फिलहाल वन विभाग के आला अफसर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और अब आगे की जो कार्रवाई है वो नियमों के मुताबिक यहाँ पर की जाएगी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, उरपुट्टी, धमतरी। और लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आचार्य कृष्णम को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी और इसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी का प्रचार भी कर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।